हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल में यदि आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाल बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थदास और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का विषय जियोग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। आप यहाँ देख सकते हैं संसाधन एवं विकास, है ना, संसाधन और विकास। तो संसाधन क्या है? यानी मानवीय विकास में संसाधन का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना। संसाधन क्या होता है? यानी जो भी वस्तु है ना, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, यानी मानव अपने तकनीकी के द्वारा उन वस्तुओं को अपने, है ना, व्यवहार में यानी प्रयोग में लाते हैं, तो उसे संसाधन कहते हैं। तो शुरू हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पे एक पूछा गया है, क्या आप उन वस्तुओं के, है ना, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए, है ना, यहाँ पूछा गया। ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जो गाँव में, शहरों में, है ना, जिसका हम प्रयोग करते हैं। कपड़े हो गए, बिजली के बहुत सारे उपकरण हो गए, पंखे, फ्रिज, है ना, ऐसे बहुत सारे टेलीविज़न, ये सब क्या है? ये सब हमारे संसाधन है ना। ये गांव में भी प्रयोग किए जाते हैं और शहरों में भी। गाड़ी हो गए, ये सब क्या है? संसाधन है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पर्यावरण में, है ना, ये परिभाषा संसाधन का परिभाषा देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, है ना, तकनीकी मतलब क्या होता है? यानी कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, है ना, ये सब क्या आता है? प्रौद्योगिकी में आते हैं। जहाँ कच्चे माल से क्या होता है, हम पक्के माल बनाते हैं, यानी उससे वस्तु निर्माण करते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं ना, तो प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से, है ना, जो आर्थिक रूप से संभव है ना, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी ऐसे क्या होता है जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है? प्रौद्योगिकी से मान्य है, एक संसाधन है। हमारा पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का, है ना, वस्तुओं का क्या करते हैं हम? वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, यानी जो वस्तु एक वस्तु से दूसरे, जैसे पेड़ हो गए, पेड़ से क्या करते हैं? लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी से या फर्नीचर यानी दरवाजे यानी पलंग, बहुत सारे वस्तुएं बनते हैं जो हमारे संसाधन है। तो रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी, है ना, और संस्थाओं की पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं ना, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है ना। प्रकृति क्या है? उपहार नहीं है। प्रकृति यानी अपने आप से ये निर्माण हुआ है, जिसे यानी गॉड ने बनाया ना, ऐसा नहीं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि और, है ना, योग्यता से क्या करता है? बौद्धिक क्षमता से उन वस्तुओं को तकनीकी के द्वारा, है ना, संसाधन में परिवर्तित करते हैं और उसे मनुष्य व्यवहार योग्य बनाते हैं। तो क्या है? मानव स्वयं, है ना, मानव स्वयं संसाधन है। मानव जो है, मनुष्य खुद ही एक संसाधन है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं ना उसको, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं।
इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कॉम में देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति मतलब कोई भी वस्तु ऐसा है जो उत्पत्ति हुआ ना, यानी जिसका जन्म हुआ, जिसका सृजन हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जैव और अजैव होता है ना। कुछ वस्तु ऐसे हैं जिसमें जीव होते हैं, जिसको जैव बोलते हैं, उसमें जीव नहीं होते, उसका अजैव कहते हैं ना। ख नंबर, समाप्तता के आधार पर अनवीकरणीय योग्य पदार्थ, है ना। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसी संसाधन आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जो और नहीं मिलेंगे ना, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय योग्य और, है ना। तीसरा जो है ग, स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी मालिकाना हक जिस पर होंगे ना, ऐसे संसाधन जिस पे किसी देश, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का हक होगा, जिस पर अधिकार होगा, उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं नदी हो गए, पहाड़, पर्वत, जंगल, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जैसे समुद्र, है ना। समुद्र क्या होता है, किसी यानी किसी देश के अंदर में नहीं होता, देश से बाहर होते हैं, और जिस पे किसी भी देश का, यानी पूरे विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है। यानी जिस देश की सीमा से 200 मीटर के, है ना, 200 किलोमीटर के अंदर में जितने भी वो समुद्र का हिस्सा आता है, यानी उस देश का स्वामित्व रहता है, उसे मालिकाना रहता है। बाकी जो है यानी उस पर पूरे विश्व का अधिकार, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं उसे। और भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गए, जैसे वायु हो गए, है ना, ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस पर सभी देशों का अधिकार रहता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी देश क्या होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सब कोई विचार विमर्श करते हैं। तो चौथा देख सकते हैं यहाँ पर, विकास के स्तर के आधार पर, है ना, आधार पर भंडार और संचित कोष संभावी विकसित, है ना। यानी विकास करने के लिए ऐसे बहुत सारे संसाधन है जो आने वाले समय में, है ना, वो हमारे संसाधनों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, जो अभी संसाधन नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन आने वाले समय में उसका प्रयोग हम अपने तकनीकी के द्वारा उसको संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन का कितना भाग दिया गया है। यहाँ पे संसाधन का, है ना, यहाँ पे संसाधन जो है, यानी प्राकृतिक संसाधन होता है एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, एक हो गया मानवीय संसाधन, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन का दो भाग है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। तो नवीकरणीय योग्य के भी दो भाग है, सतत यानी लगातार अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, है ना, ये सब चलता रहता है। और जैव संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, है ना, ये जैव संसाधन है। नवीकरणीय योग्य यानी इसको पुनः हम फिर से बना सकते हैं, इसको पुनः फिर से इसका निर्माण कर सकते हैं, यानी इसका सृष्टि हो सकता है। और नवीकरण में क्या आता है, पुनः चक्री, जैसे धातु हो गया ना, जिसको हम एक वस्तु का निर्माण करने के बाद फिर उसको हम दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय कहते हैं ना, या अनवीकरणीय योग्य। जैसे पुनः चक्रीय जैसे धातु है ना, और चक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, यानी ऐसे पदार्थ जिसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उसे अचक्रीय जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और मानवीय में क्या होता है, संरचना एवं संस्थाएं, है ना, मात्रा एवं गुणवत्ता, जैसे तो यहाँ पे संसाधनों के प्रकार, सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधनों के प्रकार, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो होता है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, है ना, एक हो गया जो है यहाँ पर एक नंबर के जैव संसाधन, है ना। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, है ना, मनुष्य, जानवर, यह सब क्या है, जैव संसाधन, है ना। यानी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे जानवरों को क्या करते, जानवरों से हमें दूध मिलता है, मीट, मछली, ये सब क्या है, ये हमारे भोजन के रूप में ना, यानी हमारा खाद्य संसाधन है। अजैव संसाधन क्या होता है,
तो अजैव संसाधन है यहाँ पर अजैव, जिसमें जीव नहीं होते, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं ना, जिसमें जीव नहीं होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टाने और धातु है ना, खदान, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। तीसरा है यहाँ पर, तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर, तीसरा है ना, ये तीसरा है समयाप्तता के आधार पर। समयाप्तता के आधार पर यानी जो समाप्त है, यानी क्या आने वाले समय में जो समाप्त हो जाएंगे या समाप्त नहीं होंगे, समाप्त होने के बाद फिर पुनः क्या हो जाएंगे, जिसका निर्माण हो जाएंगे, यानी उसके आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया। है ना। अनवीकरणीय, चौथा क्या है यहाँ पे, अनवीकरणीय है ना, चौथा जो है यहाँ पर अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक है ना अंतराल में होता है। खनिज, जैसे खनिज हो गए, खनिज और जीवाश्म है ना, जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयले हो गए है ना, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है ना, धातुएं जो पुनः चक्रीय है, जैसे लोहे, तांबे, क्या है, इसका प्रयोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम पुनः इसको फिर दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, जिसको एक बार व्यवहार करने बाद, एक बार है ना प्रयोग करने, इस्तेमाल करने के बाद वह नष्ट हो जाती है, वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाती है ना, वह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पांचवा है, पांचवा आप देख सकते हैं यहाँ पर, पांचवा क्या है, स्वामित्व के आधार पर है ना, यानी मालिकाना के आधार पर भी क्या होता है, संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन निजी, यानी किसी व्यक्ति के विशेष है ना, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, यानी टैक्स देते हैं ना, भू टैक्स देते हैं, यानी भू कर देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, यानी जमीन के मालिक होते हैं, और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए ना। तो यहाँ पर दिया 8वां नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है ना, सामुदायिक यानी कम्युनिटी में क्या होता है, ऐसे सारे संसाधन है जिस पर सभी का अधिकार होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, और भी क्या है, ये खास जमीन हो गया ना, जैसे खास जमीन है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामित लात भूमि है ना, जहाँ पे गाय बकरी चढ़ते हैं ना, यानी खास जमीन, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों की जैसे स्कूल है ना, हॉस्पिटल, ये क्या है, ये सामुदायिक संसाधन है। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट है ना, यानी स्थल, और खेल के मैदान वह रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। ये हो गया सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय, अब क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय संसाधन, यानी राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ होता है यानी जिस संसाधन पर किसी देश विशेष का है ना अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है
कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी किसी व्यक्ति के यानी पर्सनल जो है ना संसाधन है, जैसे ज़मीन मान लीजिए कि सड़क बनाना है और वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन है, तो सरकार चाहे तो उसको क्या कर सकता है ना, उसको ले सकता है, उसके बदले उसे उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। तो ये हो गया अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में भी बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन है ना, वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी समुद्र जो होता है ना, किसी जैसे जो देश समुद्र किनारे होते हैं ना, यानी जिस देश के किनारों में सीमा समुद्र से छूती है, तो उस समुद्र के 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर तक समुद्र किनारे, यानी उस देश के सीमा से समुद्र के 22 किलोमीटर तक उसका अधिकार होता है। यानी कोई भी देश के जहाज़ या कोई अन्य देशों के जहाज़ यदि उस सीमा के अंदर घुस जाते हैं, यानी तो उसे क्या होता है, यानी टैक्स देना पड़ता है। तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र है ना, वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। अब क्या है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है ना, यानी जो क्या है पूरे विश्व का जो विश्व पंचायत जिसको कहा जाता है ना, ऐसे यूएनओ है ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन जो है यूएन है ना, तो क्या होता है ये विश्व पंचायत है एक प्रकार का, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को है ना का निगरानी करती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पड़े खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी 200 समुद्री मील के बाहर है ना, यानी किसी का भी अधिकार नहीं होता, वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ एक सवाल दिया गया, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। तो यहाँ पर है विकास के स्तर पर संसाधन, तो यहाँ पर देख सकते हैं विकास के स्तर पर संसाधन है ना, संभावी संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है ना, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया, जो अभी संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना, आने वाले समय में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है ना, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ अभी। वहाँ पवन ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब क्या है यहाँ पर विकसित संसाधन है ना, विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास
प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे भंडार है ना, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक है ना, प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, यानी बिना टेक्निक के प्रयोग से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जल है ना, दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जल है ना। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोश यहाँ पर क्या, संचित कोश यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता के प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधनों का विकास है ना, तो संसाधनों का विकास कैसे हुआ? संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव में इनका अंधाधुंध उपयोग किया। मनुष्य ने क्या किया, इसका संसाधनों का प्रयोग अंधाधुंध किया ना, जरूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए क्या हो गया, आने वाले समय में ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं। जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास है ना, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गए हैं ना, अमीर और गरीब में बढ़ गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन है ना, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी संसाधनों का अंधाधुंध यानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग किया जाए ना, तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे प्रदूषण फैलने लग गए हैं, भूमंडलीय तापन बढ़ गए हैं। यहाँ क्रियाकलाप दिया है कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। घरेलू और कृषि वाधित संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं, वह अपशिष्ट और उनके उपयोग में बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें ना, ये क्या है, ये क्रियाकलाप है, इसको कर सकते हैं आप। ऐसे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो करें है ना। और जो IAS UPSC यानी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ध्यान न दें। और यहाँ पे देखें, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है।
यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है ना, पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या है जान लेते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ना, जो विकास तो होना चाहिए लेकिन पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण है ना, भूमि क्षरण होते हैं, इस तरह का प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुई। आपको पता है ब्राज़ील का एक शहर है रियो, जहाँ पे क्या हुआ था 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था ना, ओलंपिक हुआ था। इस साल भी ओलंपिक क्या है जापान में होने वाले हैं। तो सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा यानी 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो क्या है देख रहे थे, एजेंडा 21 है ना, एजेंडा 21। यह घोषणा है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हेतु पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 यानी 21 तैयार करे। भारत में संसाधन नियोजन हम जानेंगे आज यहाँ पे कि क्या भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया गया ना। भारत में संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिससे निम्नलिखित सोपान है का देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका तैयार करना यानी बनाना है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। ख नंबर, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ग दिया यहाँ पे, संसाधन विकास
योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन का मतलब होता है यानी संसाधनों को किस तरह बचाना है ना, और प्रयोग में भी करना है, भविष्य के लिए उसको बचा कर रखना है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। ज्ञात करो समुदाय भागीदारी है ना, समुदाय भागीदारी की सहायता समुदाय, ग्राम पंचायत है ना, वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, यानी आपको पता करना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताया ना। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे ना, यानी जो अंग्रेज लोग आए थे तो वो लोग क्या थे, हमारे देश के संसाधन को लूटने के लिए आए थे। यहाँ से जितने लगभग 400 सालों तक रहे और क्या किया उसने, पूरा भारत को लूट के ले गया ना। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक है ना, तकनीकी विकास और संस्थागत है ना परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी संसाधनों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय
द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में बुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की है ना। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर यानी शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। भू संसाधन है ना, यानी जमीन जो एक संसाधन है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भू संसाधन, भूमि पर रहते हैं है ना, हम लोग भूमि पर ही रहते हैं, भूमि पर फसल उपजाते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु भूमि पर ही है, इसी पर हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, ये जो है ना ब्लू वाला भाग है, ये मैदानी भाग यानी अधिकतर मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है। और जो ये पीला वाला है, येलो वाला भाग, ये 27%, ये क्या है, ये पठारी भाग है ना, पठारी क्षेत्र है। और ये देख सकते हैं आप ग्रीन भूरे कलर का है ना, यानी ब्राउन कलर में देख सकते हैं, ये कितना है, ये 30%, ये पर्वतीय भाग है। तो भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग हम किस तरह करते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन के रूप में ना, जंगलों के रूप में भी, जंगलों में भी भूमि का उपयोग किया जाता है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, बंजर भूमि जहाँ पे फसल नहीं उगते हैं ना, तथा कृषि अयोग्य भूमि व गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। ये सब क्या है, ये कृषि, गैर कृषि यानी इसमें कृषि नहीं होता, खेती बाड़ी यानी कोई फसल नहीं उगते। यहाँ पे
बिल्डिंग कारखाने बनते हैं। 3 नंबर, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाह है ना, अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि यानी जहाँ पे गाय बकरे चरते हैं। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, ऐसे भूमि जहाँ बगीचे होंगे, बागान हो गए हैं ना, ये सब क्या है, पेड़ लगाए गए हैं, ये भी भूमि है। तो अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई, ऐसी जमीन जहाँ पे 4 साल बाद 5 साल बाद है ना फसल होते हैं। प्रति भूमि वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, जहाँ में सालों में एक ही फसल उगाया जाता है ना, उसको प्रति भूमि कहते हैं। यानी वो एक फसल उगाने के बाद वो क्या रहता है, पड़ा हुआ रहता है। तो वर्तमान प्रति भूमि वनमय भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, है ना, गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है ना, शुद्ध निवल यानी क्या बोलते हैं जिसको, बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप है ना, भारत में किस तरह से जमीन का उपयोग किया जाता है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अस्थाई चारागाह हुआ ना, चारागाह मतलब जहाँ पे गाय बकरी चरते हैं, जो पड़ा हुआ जहाँ पे घास है ना है, तो इसे चारागाह कहते हैं। के अंतर्गत भूमि कम हुई है, वहाँ पर भी भूमि कम हो गया ना, वहाँ चारागाह कटते गए, वहाँ घर बनते गए। तो पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है ना। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इससे शुद्ध निवल यानी बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूची क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। हमारा देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 है ना, 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है।
वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आस पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है, इसी पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है ना, भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है जहाँ पे ज़मीन कम रहा है, ज़मीन जहाँ पे खुदाई हो रहा है, ज़मीन धंस रहा है, उसका बचाव कैसे करना है, संरक्षण करना है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं पर जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी जिसको खड़िया मिट्टी बोलते हैं ना, और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती हैं। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देशों के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल विकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण करना है, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना यानी घास लगाना है, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मिखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों का है ना, जो बलुआड़ी जो ऊंची जमीन है को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि यानी रेतीला मतलब क्या था, बालू, यानी जहाँ पे बालूदार मिट्टी होता है वहाँ पे कुछ ऐसे पौधा लगाना जहाँ कांटे वाला, ताकि उस मिट्टी को थाम के रखे, है ना। कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव
की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन यानी मिट्टी संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण, यानी मिट्टी को मृदा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में आप देख सकते हैं मृदा ऊपरी स्तर कैसी है ना, स्तन स्तर की मृदा। ये उपमृदा अपरंची चट्टानें, बालू, गाद है ना, सिल्ट से बनता है। ये मृतिका अधस्तरीय है ना, अपक्षयित आधारी चट्टानें, ये अपक्षय रहित आधारी चट्टानें हैं। लाखों वर्ष लग जाते, लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा बनने की प्रक्रिया में। उच्चावच जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और वन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा यानी जैव ह्यूमस है ना, जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है ना। जलोढ़ मृदा क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए जा गए निक्षेपों से बनी है। एक सकड़े गलियारे, यानी सकड़े मतलब क्या, पतला गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं ना। जैसे ही हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता है, मृदा के कणों का आकार बढ़ जाता है ना। यहाँ पे मैप दिया है, मैप में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे मृदा किस प्रकार के मृदा पाए जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते, पता कर सकते हैं। पर्वत और वन है जो है ना, जो हरा रंग की भाग है वहाँ पे पर्वत है, यानी कश्मीर है, कश्मीर हो गए। यहाँ पे भूटान के बगल में क्या है, यहाँ भूटान के बगल में क्या है, म्यांमार है ना, सॉरी भूटान के बगल में है यहाँ पे, यानी सिलीगुड़ी है ये बगल में, और क्या है यहाँ बंगाल का कुछ हिस्सा है। ये कश्मीर का क्या है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं ना, और वन पाए जाते हैं। ये जो थोड़ा सा हरा है ना, यानी क्या है, हल्का सा जो पीला है, ये जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं ना। आप देख सकते हैं ये वाला भाग जलोढ़ मिट्टी, ये वाला राजस्थान है, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब में क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी यानी पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। पूर्वी क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल इधर पाए जाते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
लेटराइट मिट्टी यानी यहाँ महाराष्ट्र है ना, गोवा इस साइड में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। शुष्क क्षेत्र कहाँ पे है? इस सफ़ेद वाला शुष्क क्षेत्र है, ये राजस्थान का कुछ भाग पड़ता है शुष्क क्षेत्र। तो क्या है यहाँ पे, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है ना, बढ़ता चला है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई है ना, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की है, पुराना जलोढ़ यानी बांगर जिसको बोलते हैं, और नया जलोढ़ है ना, खादर मृदा। बांगर में क्या होता है, कंकड़ वंकर वगैरह होता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, और खादर मृदा में क्या होता है, बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, यानी छोटी छोटी कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की भूमि है ना, सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा है ना, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा भी कहते हैं ना, रेगर मृदाएं भी कहते हैं, कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उचित समझा जाती है, बहुत ही उत्तम मानी जाती है, उचित समझी जाती है। और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। और लावा जनक शैल है ना, लावा जनक शैलों से बनी है। ये क्या है, मृदाएं महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने और जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब चैत फागुन यानी बैसाख के महीना आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी सूख जाते हैं ना, मिट्टी फट जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है, और जो
जोतना इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा ना। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा है ना, लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं मृदाओं का लाल रंग रवेदार और आग्नेय और निरूपित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटेराइट मृदा है ना, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, लेटेराइट मृदा शब्द ग्रीक भाषा है ना, यानी ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय है ना, जिसका पीएच मान क्या था 6.0 है ना, छोटा 6.0 से कम होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिमी घाटी क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, ये वहाँ इसमें बहुत ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण है ना, अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा है ना, यानी जहाँ बलुआड़ी मिट्टी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मिट्टी में बालू है ना, रेत हो। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है, देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली यानी बलुआड़ी जिसको बोलते हैं, लवणीय होती है यानी नमकीन होते हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक को मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चल जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल उत्पादन संदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी है ना, वन मृदा जिसको बोलते हैं। यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है।
नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा के अपकटाव और उसके बहाव, है ना, मृदा अपरदन और संरक्षण यानी मृदा जो कटता है उसको बचाव करना है कैसे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर, है ना, साथ साथ चलती और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। जैसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि, बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा बल की कमजोर करती है। इस तरीके की पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की दशा यहाँ दिया हुआ है। सुखो माजरी गांव और झबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण, है ना, कि पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और
चालन और प्रसारण में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुख माजरी 1979 में है ना, 1979 में से 1984 के बीच परिवारों की औसत आर्थिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा भरा बना रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेशन समाप्त हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे आज का सेशन समाप्त हुआ और यहाँ से आपके बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ामों में सवाल पूछे जाते हैं, टेट उट वगैरह, यानी यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यानी जितना भी स्टेट सिविल सर्विस है ना कि नौकरी की तैयारी की जाते हैं, तो इस किताब से भी पढ़ते हैं। तो अगला जो दिया है यहाँ पर, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है समुदाय, देख सकते हैं ना। हे भगवान, अभी तक भ्रम है। ठेकेदार, नौकरशाह, निक भारत सरकार की परियोजना बनाते हैं ना ये लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा का जो अयस्क वो क्या है? नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह है ना, अनवीकरण यानी अनवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा जो है, ज्वार वाला, यानी जो नदी समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, तो क्या मानवकृत है? तो किस प्रकार का संसाधन नहीं है? मानवकृत नहीं, यानी मनुष्य इसको नहीं बनाया, मनुष्य इसको नहीं बनाया। यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? क गहन खेती, ग वनोन्मूलन, ख अधिक सिंचाई, घ अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है गहन अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। कहाँ पे की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है ना। उत्तराखंड क्या है? एक पर्वतीय राज्य है, उत्तराखंड में की जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए ना। यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी जाती है? महाराष्ट्र बोल सकते हैं ना, एक हो गया। उधर महाराष्ट्र बल में क्या है? केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया है ना, ये 3 राष्ट्र हो गए। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यहाँ पे चौथा नंबर दिया है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 120 शब्द में दिए ना। यहाँ क्वेश्चन है, इसका दे सकते हैं आप। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। 1960 से 61 के से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण साधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है ना। ये सारे कुछ सवाल है, क्या करना है, इसका आंसर हम लिखेंगे ना। इसके बाद में बताएंगे बाद में इसका आंसर। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, खनिज के रूप में प्राकृतिक संपदा,